हेलो एवरीवन। मैं ऑलरेडी पेपर सेकंड का जीएस पेपर सेकंड का मैं सिलेबस कवर कर चुका हूँ। इस पर्टिकुलर लेक्चर में मैं जीएस पेपर थर्ड का सिलेबस मैं आपको बताऊंगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जीएस पेपर थर्ड, ठीक है। तो इसमें क्या है, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। ये इसका एक ब्रॉडर टॉपिक है इसका। ठीक है, तो पहला टॉपिक क्या है, इंडियन इकोनॉमी एंड इशूज रिलेटिंग टू प्लानिंग, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। जो इंडियन इकोनॉमी है और इशू रिलेटिंग टू प्लानिंग, आखिर प्लानिंग में क्या क्या इशू है, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। जैसे कि तो ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है, जो आपका नोट्स होगा आप वहाँ से उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास कोई सी बुक होगी जो मैं ऑलरेडी पहले वाले वीडियो में मेंशन किया हूँ बुक के बारे में, तो आप इन सब जो वर्डिंग आप उसको देखें, इंडियन इकोनॉमी एंड इशू रिलेटेड टू प्लानिंग, आखिर प्लानिंग में क्या इशू हो रहा है। जैसे कि हमने क्या किया, हमने प्राइमरी सेक्टर होता है, सेकेंडरी सेक्टर होता है और टर्सरी सेक्टर होता है। जो हमने क्या किया, हमने सेकेंडरी सेक्टर को अच्छे से डेवलपमेंट नहीं किया, हम टर्सरी सेक्टर में हम बहुत अच्छे से हमने डेवलपमेंट कर लिया। तो ये क्या है, जो प्राइमरी सेक्टर को हमने डेवलपमेंट किया, सेकेंडरी को हमने उतना अच्छे से डेवलपमेंट नहीं किया, जो मैन्युफैक्चर वगैरह को है, तो उससे क्या है, उससे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हाई है। उसका एक रीज़न ये भी है, ठीक है। और उसके बाद हमने सीधा सर्विस सेक्टर को हमने बहुत ज़्यादा, जो टर्सरी सेक्टर में आ रहा है, हमने उस पर काफ़ी ज़्यादा वर्क किया। तो ये इशू है, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। मतलब जैसे कि आप रिसोर्सेज में आप क्या बोल सकते हैं, जैसे कि आप देख रहे हो बहुत सारे रिसोर्सेज में आप एक वर्ड होता है रिसोर्स कर्स। रिसोर्स कर्स वर्ड इसलिए हम यूज़ करते हैं कि सपोज करिए जैसे कि झारखंड है, झारखंड में रिसोर्स है, कोल है और भी बहुत सारे बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है, बट जो लार्ज चंक मतलब जो पॉपुलेशन है वो पुअर है। क्यों ऐसा, इसको एक वर्ड उसने यूज़ किया है, रिसोर्स कर्स। मतलब रिसोर्सेज तो है आपके पास लेकिन आपका डेवलपमेंट नहीं हुआ। जैसे कि अफ्रीकन कंट्री है, बहुत ज़्यादा रिसोर्स है बट वहाँ के पीपल स्टिल वो बहुत ज़्यादा पुअर हैं क्योंकि वो रिसोर्स कर्स है। ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या अंतर होता है, जैसे कि सपोज करिए कि ग्रोथ हुआ, सपोज करिए कि 100 रुपया है, ठीक है, 100 रुपये में मान लीजिए कि 10 लोग हैं, तो अकॉर्डिंग टू आपको लगेगा कि सबके पास 10 लोग हैं तो सबके पास 10 रुपये होने चाहिए, लेकिन ग्रोथ में ऐसा नहीं होता है। ग्रोथ में क्या होगा, हो सकता है कि एक लोगों के पास या फिर 2 लोगों के पास 90 रुपया हो, बाकी 8 लोगों के पास 10 रुपया होगा। लेकिन डेवलपमेंट में क्या होता है, डेवलपमेंट में सबका ग्रोथ होता है इक्वल लेवल में, ठीक है। इसी कारण डेवलपमेंट एक काफ़ी पॉजिटिव वर्ड है एज कम्पेयर टू ग्रोथ, ठीक है। एंड एम्प्लॉयमेंट कैसे मतलब हम बेसिकली जनरेट कर सकते हैं, वो भी एक चीज़ है। तो ये सारी आपको वर्डिंग है यहाँ पर, ठीक है। तो आप मुझे बता सकते हैं कि भारत में आखिर एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने के लिए 5 क्या क्या चीज़ें किया जा सकता है एक एज ए पीपल के तरफ से, और 5 चीज़ें बताएं जो कि गवर्नमेंट करे तो उस चीज़ों में ज़्यादा बेहतर हो सके, ठीक है। इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इशू अराइजिंग फ्रॉम इट। इंक्लूसिव ग्रोथ क्या होता है, इंक्लूसिव ग्रोथ मतलब क्या होगा बेसिकली कि सारे सेक्शन ऑफ द सोसाइटी का जो ग्रोथ हो, जब वो बढ़ रहा हो, वो इक्वल हो। अगर वो 100 रुपया है तो 100 रुपया जो है वो हर एक के पास 10-10 रुपया हो, ठीक है। इंक्लूसिव ग्रोथ हो मतलब क्या हो गया, इंक्लूसिव ग्रोथ में होगा तो अगर इंक्लूसिव ग्रोथ होगा तो वहाँ पर उस सोसाइटी में क्या होगी, क्राइम कम होगी, उस सोसाइटी में क्या होगी, इनइक्वलिटीज़ कम होगी, उस सोसाइटी में क्या होगा, ह्यूमन डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होगा। जैसे कि आप नॉर्वे है, स्वीडन है, इस सब में आखिर इतना है क्यों है, इंक्लूसिव ग्रोथ वहाँ पर ज़्यादा है, ह्यूमन डेवलपमेंट काफ़ी अच्छा है उन लोगों का, ठीक है। और उसकी वजह से इंक्लूसिव ग्रोथ अगर हो रहा है तो आखिर उसकी वजह से क्या क्या इशू हो सकता है। सपोज कीजिए कि इनइक्वलिटीज़ हाई हो, 1% के पीपल के पास 70% रिसोर्सेज हो, तो क्या होगा, क्राइम बढ़ेगा। तो क्या होगा, अगर एक बहुत अच्छा सर्कल है, मैं आपको अगर चाहूँ तो बता सकता हूँ आपको, ठीक है, मैं रेट ले लिया, ओके। सपोज करिए कि इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं है तो क्या होगा, सी फॉर क्राइम,
क्राइम बढ़ेगा। क्राइम बढ़ेगा तो क्या होगा, गवर्नमेंट को ज़्यादा पुलिस में जो है पैसा को खर्च करना पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट जब ज़्यादा पुलिस में पैसा खर्च करेगी तो वो क्या होगा, जो एजुकेशन है और जो हेल्थ है उस पर वो पैसा ज़्यादा खर्च नहीं कर पाएगी। जब एजुकेशन और हेल्थ में जब वो पैसा नहीं खर्च कर पाएगी तो क्या होगा, जब एजुकेशन में पैसा नहीं खर्च करेगी तो पीपल क्या रहेगा, इलिटरेट रहेंगे। जब वो इलिटरेट रहेंगे तो उससे क्या होगा, जब इलिटरेट रहेंगे तो उसके पास कोई स्किल नहीं रहेगा तो वो अनएम्प्लॉयमेंट रहेंगे, उसको वो एम्प्लॉयमेंट उनको नहीं मिल पाएगा, मतलब वो स्किल वो नहीं सीख पाएंगे। जब वो स्किल नहीं सीख पाएंगे तो क्या होगा, जब वो स्किल नहीं सीख पाएंगे तो वो एक एज ए बर्डन बन जाएंगे, वो एसेट कंट्री के लिए नहीं, वो एज ए लाइबिलिटीज हो जाएंगे, वो बर्डन हो जाएंगे कंट्री के लिए। ठीक है, मतलब कि वो एसेट नहीं बन पाएंगे। वो जब वो एसेट नहीं बन पाएंगे इट मीन्स वो लाइबिलिटी बन जाएंगे कंट्री के लिए। तो और क्या होगा, तो फिर फर्दर फिर क्या होगा कि ये जो साइकिल है ये रिपीट होता रहेगा। ठीक है, फिर भाई कि जब इनके पास कुछ काम नहीं रहेगा तो फिर ये क्राइम करेंगे। तो देख रहे हैं, तो अगर एक चीज़ पर अगर इम्पैक्ट हुआ तो वो सारी चीज़ों को कैसे वो लीड कर रही है। इसे हम बोलते हैं, एक वर्ड होता है डोमिनो इफेक्ट। क्या होता है, डोमिनो इफेक्ट। एक चीज़ की वजह से बहुत सारी चीज़ों को इम्पैक्ट होना। ठीक है, तो ये है। बाकी इसमें और भी मैं फ्यूचर लेक्चर में आपको बताऊंगा ऐसे ऐसे धीरे धीरे। ठीक है, गवर्नमेंट बजटिंग, जो भी गवर्नमेंट बजटिंग, हालांकि जो बजट वर्ड है ये एग्जैक्टली मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या मेंशन है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कि आर्टिकल 112 में मेंशन है। ठीक है, मेजर क्रॉपिंग पैटर्न इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इरिगेशन एंड इरिगेशन सिस्टम, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एंड इशूज एंड रिलेटेड कॉन्स्टेंट ई टेक्नोलॉजी इन द एड ऑफ द फार्मर। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि एग्रीकल्चर जो हमारे सब्जेक्ट में क्यों आखिर ऐड है, एग्रीकल्चर हमें क्यों पढ़ना चाहिए। बिकॉज कि आप जहाँ रह रहे हैं यहाँ की 65% जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो डिपेंडेंट है। हालांकि 44% कुछ कुछ रिपोर्ट में भी है तो वो डायरेक्ट, लेकिन अगर आप मान लीजिए कि 50% भी अगर पॉपुलेशन अगर क्रॉप पे अगर डिपेंडेंट है, ठीक है, मतलब कि इरिगेशन पर अगर वो एग्रीकल्चर अगर वो कर रही है 50% पॉपुलेशन भी, तो आपको क्रॉप के बारे में आपको जानना मस्ट है। वो कौन सी लैंड में कैसा क्रॉप होगा, एलुवियल सॉइल में कौन सी क्रॉप प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो ऐसे से आपको क्रॉप के बारे में, अगर आप सॉइल के बारे में जान पाएंगे तो आप ये समझ पाएंगे कि उस पर्टिकुलर लैंड में कौन सा क्रॉप प्रोड्यूस किया जा सकता है। जैसे कि जो ब्लैक सॉइल है इसमें क्या हो सकता है, कॉटन ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। एलुवियल सॉइल है, फर्टाइल रीजन है, यूपी बिहार का बहुत ज़्यादा है, तो इसमें क्या प्रोड्यूस हो सकता है। तो ये सब चीज़ें आपको समझना पड़ेगा। ये जो बिल्कुल ये लिंकेज वाला है। अगर आपका ज्योग्राफी बहुत अच्छा होगा, सबसे पहले अगर आपका ज्योग्राफी बहुत अच्छा होगा तो आपका हिस्ट्री भी अच्छा हो जाएगा, आपका हिस्ट्री अच्छा होगा तो आपका इकोनॉमी भी अच्छा हो जाएगा। ये सब कुछ लिंकेज है। इसलिए जो सबसे पहले अपने ज्योग्राफी को बहुत अच्छा करें। ठीक है, तो मेजर क्रॉपिंग पैटर्न इन वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्री। ठीक है, क्रॉपिंग पैटर्न में क्या है, जैसे कि रबी क्रॉप क्या है, खरीफ क्रॉप क्या है, जैद क्या है। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ इरिगेशन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। एंड इरिगेशन सिस्टम, मतलब इरिगेशन में क्या होता है, जैसे कि आप आज के डेट में क्या हो रहा है, सपोज करिए ये फार्म का ये एक लैंड है और यहाँ पे सपोज करिए कि क्या है, फार्मर का ये है पूरा खेत वगैरह है। ठीक है, ये मान लीजिए पूरा ये ऐसे खेत है। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से पानी हमने स्टार्ट किया डायरेक्ट, हम यहाँ पर पानी हमने इसमें खेत में डाल दिया। ठीक है, यहाँ से ऐसे स्टार्ट कर दिया, यहाँ पर कुछ होगा तो ठीक है। तो उससे क्या होता है कि जो लैंड का जो ये वाला जो एरिया है, जो ये वाला जो एरिया है ये काफ़ी बड़ा एरिया है, तो इस एरिया तक पानी पहुँच नहीं पाता है। ठीक है, पानी कहाँ पर रह जाएगा, वो पानी का जो लार्ज अमाउंट ऑफ जो चंक है वो पानी यहीं पर रह जाएगा। ठीक है, और ज़्यादा पानी, क्योंकि जो फार्मर है वो उतना ज़्यादा लिटरेट नहीं है, ठीक है, उनका उतना नॉलेज नहीं है, वो सिर्फ पानी छोड़ दिए खेत में, तो उनको लगता है कि पानी हर जगह पहुंच जाएगा, बट ऐसा होता नहीं है। जो लास्ट वाले क्रॉप है उसको पानी पहुंचा ही नहीं, स्टार्टिंग वाले को बहुत ज़्यादा मिल गया, तो इससे क्या होगा, जो क्रॉप है वो ज़्यादा उसका जो जितना उसकी फर्टिलिटी होनी चाहिए वो उतना हो नहीं पाएगा। ठीक है, तो ये भी एक मेजर प्रॉब्लम है। ठीक है, और क्या है, इरिगेशन सिस्टम। अब जैसे कि बहुत सारे इरिगेशन मेथड भी है, जो जैसे कि स्प्रिंकल आपको हो गया, जो कि हमने इजराइल वगैरह से भी हमने 2-3 टेक्नोलॉजी लिया है इरिगेशन को खास करके
करने के लिए, ठीक है, पानी वगैरह के लिए, स्प्रिंकल सिस्टम हो गया, ये सब चीज़ों को आप देख सकते हैं। उसका आप इमेज को देखिए, ठीक है। सिस्टम ऑफ स्टोरेज, मतलब जैसे कि सपोज करिए कि फार्मर ने गेहूं को तो प्रोड्यूस कर लिया, लेकिन उसके पास स्टोरेज फैसिलिटीज़ नहीं है, कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज़ नहीं है, उसके पास कोई रखने का कोई बड़ा उसके पास जगह नहीं है जहाँ पर वो स्टोर करके रख सके। बारिश होती है तो वो क्या हो जाती है, वो डीके हो जाती है, वो सड़ जाती है, गड़ जाती है, मतलब वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो आप मुझे बताएं कि कितना % भारत का जो फूड प्रोड्यूस करने के बावजूद भी खेत से जाते जाते स्टोर होते, मतलब स्टोर ना होने की वजह से वो चीज़ें खत्म हो जाती है। ये वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट है, आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, ट्रांसपोर्ट का कैसा है, क्या जो ट्रांसपोर्ट और मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस उसमें इशू और रिलेटेड टू कॉन्स्टेंट, आखिर जो ट्रांसपोर्ट में क्या प्रॉब्लम है, मार्केटिंग आखिर क्या उतना ज़्यादा बेटर है या नहीं है। जो हमने प्रोड्यूस किया है, सपोज करिए हमने राइस प्रोड्यूस कर लिया 100 कुंटल, अब लेकिन ट्रांसपोर्ट है ही नहीं, तो क्या होगा, वो खेत में रखा वो चीज़ खत्म हो जाएगा। मार्केटिंग आपने डेवलप नहीं कर पाया, आपने लिंकेज नहीं कर पाया, वैसा मार्केटिंग नहीं क्रिएट कर पाया जहाँ पे फार्मर जाके अपनी चीज़ों को सेल कर सके, ठीक है। तो उससे क्या होगा, फिर इशू होगा कि फार्मर सुसाइड कर रहे हैं, और क्या होगा, पुअर्टी ज़्यादा हो रही है, फिर वो वही साइकिल वाला, फिर वो कि क्राइम बढ़ रहा है, तो वो फिर वही चीज़ सर्कल में फिर वो घूमती रहेगी और वो डोमिनो इफेक्ट में वो काउंट होता रहेगा। एंड रिलेटेड कॉन्स्टेंट, ई टेक्नोलॉजी इन एड ऑफ द फार्मर, कि ई टेक्नोलॉजी फार्मर को कैसे हेल्प कर रहा है। आप मुझे 5 ई टेक्नोलॉजी बताएं जो कि फार्मर को हेल्प कर रहा हो। कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं ये चीज़। जब आप इसको जब बनाए तो आप इसका नोट्स तैयार कर रहे हैं इन सब पर्टिकुलर टॉपिक को लिख करके, क्योंकि फिर आप बाद में आपको याद रहेगा नहीं चीज़ें। इशू रिलेटेड टू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडीज़, आखिर जैसे जो गवर्नमेंट जो फार्म सब्सिडी दे रही है उसका क्या क्या इशू हो रहा है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो सब्सिडीज़ है उस पर क्या क्या इशू है, ठीक है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस में क्या इशू है, एमएसपी में, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, आखिर कितने % लोग, जैसे कि सपोज करिए कि भारत में कितने % लोग जो है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का बेनिफिट उठा जो बेसिकली वो ले पा रहे हैं, या फिर पीडीएस का क्या ऑब्जेक्टिव्स है, उसका क्या फंक्शनिंग, उसका क्या लिमिटेशन है, रिवैम्पिंग क्या है, इशू ऑफ बफर स्टॉक एंड फूड सिक्योरिटी। अब इसमें क्या है, सपोज करिए कि इशू रिलेटेड डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडीज़, जैसे कि क्या होता है कि यूरिया पे अगर गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा सब्सिडी दे दिया तो फार्मर क्या करते हैं, उनको उतना ज़्यादा पता नहीं होता है क्योंकि उन्हें कोई बताया भी नहीं है, तो वो लोग क्या करते हैं कि ज़्यादा अमाउंट में वो यूरिया को यूज़ करने लगते हैं, मतलब कि फार्म लैंड में। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो उन्हें लगता है कि ज़्यादा अगर हम यूज़ करेंगे तो ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। तो और उसकी वजह से भी वो जो लैंड है वो ख़राब होता जा रहा है धीरे धीरे। एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, वो जैसे कि सपोज करिए क्या हो रहा है, एमएसपी जैसे कि हमने अगर 24 पे या फिर 23 चीज़ों पे अभी हम दे रहे हैं, तो एमएसपी सपोज करिए कि गेहूं और राइस, वीट और राइस पर ज़्यादा है, मतलब मान लीजिए, तो क्या करेंगे, सपोज करिए कोई पर्टिकुलर लैंड है जहाँ पर वीट और राइस नहीं उगने का है, वहाँ भी जो वो चूँकि एमएसपी उसी पर है तो वो सिर्फ वही वीट और राइस ही उगाते हैं और कोई चीज़ वहाँ पर वो प्रोड्यूस ही नहीं करते हैं। तो उन्हें लगता है कि एटलीस्ट कम से कम मुझे मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो मिल जाएगा। इस चक्कर में जो लैंड की जो रियल क्वालिटी में जो अदर प्रोड्यूस जो होना होता है वो ना होके वो कुछ और होता है, ठीक है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में क्या पीडीएस, जैसे कि जो राशन वगैरह है, ठीक है, कि कितने % लोग भारत में अवेल करते हैं, पीडीएस का क्या ऑब्जेक्टिव है, उसका क्या फंक्शन है, उसका क्या ऑब्जेक्टिव्स है ताकि जो पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटीज़ है उसको हेल्प मिल सके, उसका फंक्शनिंग क्या है, जो न्यूट्रिशन जो फूड वगैरह वो अच्छे से मिल सके। ये सब आपको समझना पड़ेगा। पीडीएस का आखिर फंक्शन कैसे कर रहा है, ये कौन लोग इसके लिए अवेल कर सकते हैं पीडीएस को, ठीक है, उसका लिमिटेशन क्या है, क्या उसमें करप्शन ज़्यादा है पीडीएस में, रिवैम्पिंग, इशू ऑफ बफर स्टॉक एंड फूड सिक्योरिटी। आप देखते होंगे कि बफर स्टॉक में क्या इशू, सपोज करिए कि हमारे पास बहुत ज़्यादा हमने गेहूं को एमएसपी पे हमने परचेज करके हमने उसे स्टॉक में हमने उसे रख लिया, स्टोरेज हमने कर लिया, लेकिन अब क्या हो रहा है कि एफसीआई के गोडाउन में ही अब वो चीज़ जो पर्टिकुलर वीट है वो अब सर रहा है, ठीक है। तो एक चीज़ ये है। फिर फूड सिक्योरिटी का और भी रीज़न क्या है, सपोज करिए कि हमारे पास सब कुछ गोदाम में पड़ा हुआ है बट स्टिल जो पीपल है वो डाई हो रहे हैं। जैसे कि 2019 या 20 में एक वीमेन जो है झारखंड में वो डाई हो गई, मर गई वो, क्योंकि हमने जो पीडीएस वाले हैं, क्योंकि जो आधार को वो लिंकेज वाला कुछ ऐसा इशू था, तो देख रहे हैं एक जगह पे हमारे पास इतना ज़्यादा फूड स्टोरेज है, बफर है, बट स्टिल ऑन द अदर हैंड जो पीपल हैं वो डाई हो रहे हैं हंगर की वजह से। तो ये भी एक
कहीं ना कहीं जो हमने जो किया, जो हमने जो बेसिकली जो चीज़ों को जो हमने कर रखा है वो अच्छे से नहीं है। तो इसी कारण ये इसका एक लिमिटेशन है, आप इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, टेक्नोलॉजी मिशन इकोनॉमिक्स ऑफ एनिमल रियरिंग, फूड सिक्योरिटी हो गया। ठीक है, अब इसमें नीचे क्या है, टेक्नोलॉजी मिशंस इकोनॉमिक्स ऑफ एनिमल रियरिंग, फूड प्रोसेसिंग एंड रिलेटेड इंडस्ट्री इन इंडिया, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस, लोकेशन, अपस्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम रिक्वायरमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। फूड प्रोसेसिंग मतलब क्या हो, जैसे कि सपोज करिए कि टमाटर पैदा हो रहा है कहीं पे पर्टिकुलर फील्ड में, टमाटर से अब आप उसका टॉप्स का आपने उसे क्या कर लिया, आपने उसे चटनी बना लिया, तो वो क्या है, वो फूड प्रोसेसिंग है। उसके लिए आपको बड़ी बड़ी मशीन चाहिए। वीट से आपने क्या कर रहे हो, आप मैगी बना रहे हो, मैदा से आप क्या बना रहे हो, आप मैगी बना रहे हो। तो वैसे फूड प्रोसेसिंग मतलब जो उसके जो ओरिजिनल वन है उससे वो किसी और चीज़ में वो कन्वर्ट कर मतलब किया जा रहा है, जैसे कि कॉर्नफ्लेक्स है, ये सब क्या है, ये सब फूड प्रोसेसिंग है। ये रिलेटेड इंडस्ट्री इन इंडिया मतलब कि जैसे कि और भी क्या है, मतलब कि उसकी इंडस्ट्री कहाँ कहाँ पर है। ठीक है, उसका स्कोप क्या, उसका सिग्निफिकेंस क्या है। आखिर जैसे कि सपोज करें कि जो शुगर कैन है, शुगर कैन से क्या हो रहा है, शुगर बन रहा है। ठीक है, तो इसका क्या स्कोप है, उसका आखिर वो इम्पोर्टेंट क्यों है। अगर शुगर जो कैन है उससे जो शुगर बन रहा है उससे क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रहा है, और वो जो शुगर है, जो चीनी है, वो लोगों को ईजिली वो मिल जा रहा है। लोकेशन अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम रिक्वायरमेंट, लोकेशन मतलब जैसे कि आप सुनते होंगे कि जो अब जो शुगर कैन की जो ये है बेसिकली जो फार्मर है, अब शुगर कैन अब ज़्यादा साउथ इंडिया में हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, हालांकि जो उसे नॉर्थ इंडिया में होना चाहिए, इसका क्या रीज़न है। अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम रिक्वायरमेंट्स, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, आखिर हम इन चीज़ों को कैसे हम सप्लाई चेन मैनेजमेंट मतलब आप बोल सकते हैं एक तरीका से कि जितना सप्लाई चेन मैनेजमेंट मतलब जैसे कि सपोज करिए कि आप देखते होंगे कभी कभी कि ओनियन का प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो ये क्यों बढ़ गया, कभी कभी बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है, कभी कभी हमें रोड पे फेंकना पड़ जाता है। तो सप्लाई चेन जो है वो डिस्टर्ब हुआ, अगर वो मैनेज रहेगा तो इक्वल बैलेंस में रहेगा। ठीक है, लैंड रिफॉर्म इन इंडिया, आखिर इंडिया में लैंड रिफॉर्म कैसे हुआ। जैसे कि आप देखते होंगे कि लैंड रिफॉर्म इन इंडिया, तो क्या इसमें एक ब्रॉडर टर्म में क्या लैंड रिफॉर्म है ये सक्सेस रहा, नहीं, बहुत ज़्यादा सक्सेस हमारे यहाँ पर लैंड रिफॉर्म नहीं रह पाया। ठीक है, तो लैंड रिफॉर्म में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहा, जिसकी वजह से भी आज हमारे यहाँ पर हाई नंबर ऑफ पुवर्टी है। उसका भी एक रीज़न ये भी है कि लैंड रिफॉर्म ढंग से नहीं हो पाया। ठीक है, इन इंडिया में इफेक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन द इकोनॉमी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ये 1991 में हुआ था। ठीक है, तो लिबरलाइजेशन का हमारी इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, उससे हमारी इकोनॉमी को ओपननेस मिल गया, हम वर्ल्ड से हम उसमें जुड़ गए, हमारी जो इकोनॉमी है वो ग्लोबलाइज हो गई, हम एक दूसरे से लिंकेज कर पाए, एक कंट्री दूसरे कंट्री से, हमने अपने चीज़ों को सप्लाई करने लगे दूसरे अदर कंट्री में। ठीक है, इफेक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी पे क्या उसका इम्पैक्ट हुआ, हमारे पास लार्ज नंबर में FDI आने लगे, चेंजेस इन द इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड देयर इफेक्ट ऑन द इंडस्ट्रियल ग्रोथ, आखिर इंडस्ट्रियल पॉलिसी हमारी कैसे चेंज हुई, उसका क्या इफेक्ट हुआ इंडस्ट्रियल ग्रोथ पर। हमने क्या किया, अभी तो हमने बहुत ज़्यादा FDI को हमने ओपन कर दिया कि बहुत ज़्यादा हमने लिबरल कर दिया है पॉलिसी को, कि आप आए FDI लेकर के आप इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में आप अपना पैसे को आप लगाएं। ठीक है, और आप एम्प्लॉयमेंट को आप क्रिएट कर रहे हैं। मैं आपको बताया था ना वो सेकेंडरी सेक्टर वाला, तो सेकेंडरी सेक्टर को अगर आप ज़्यादा डेवलपमेंट करेंगे तो मास एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। ठीक है, तो वही है इफेक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन द इकोनॉमी, इकोनॉमी पे लिबरलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ा। ठीक है, और चेंजेस इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड देयर इफेक्ट ऑन द इंडस्ट्रियल ग्रोथ, उसके ऐसे इंडस्ट्रियल ग्रोथ काफ़ी अच्छा हुआ। ठीक है, जैसे कि आज के डेट में गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, व्हाट्सएप है, ट्विटर है, सब आके भारत में अपनी बहुत सारी चीज़ों को बना रहा है। ठीक है, और भी उससे क्या हो रहा है, उससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मतलब क्रिएट मिल रहा है। तो ये तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी में क्या है, सपोज करिए कि कोई अमेरिकन कंपनी है, वो चाह रहा है कि मैं यहाँ पर आकर के कुछ मतलब मोबाइल फ़ोन बनाऊँ। ठीक है, यहाँ पर डेवलपमेंट करूँ, तो वो सब चीज़ें बहुत ईजी हो गया है। या फिर मैं कोई इंडस्ट्री बैठाऊँ, जैसे कि सैमसंग अपना इंडस्ट्री बैठाया है कहाँ पर, मतलब उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा, तो या फिर मतलब नोएडा में, तो वो सब चीज़ें क्या है, वो सब चीज़ें एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या है, एनर्जी, पोर्ट्स, रोड्स, एयरपोर्ट एंड रेलवेज ETC। इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आप इंक्रीज़ करेंगे तो क्या होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्रीज होगा तो लोगों को, जो लोग हैं उनको आसानी से वो एक दूसरे से दूसरी जगह वो कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर देगा इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर रोड अगर बेहतर रहेगा तो क्या होगा,
रोड अगर बेहतर रहेगा तो क्या होगा, जो सपोज करिए कि रोड बेहतर रहा तो अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट से इस पर्टिकुलर पॉइंट तक अगर जाना है किसी को तो वो ईजिली चला जाएगा। ठीक है, मतलब ये क्या है, ये रोड है, इंफ्रास्ट्रक्चर आपने डेवलपमेंट किया, आपने एनर्जी को आपने प्रोवाइड किया। जैसे कि क्या हो रहा है अब जैसे कि जो इलेक्ट्रिसिटी है अब हर एक विलेज में पहुंच चुकी है। ठीक है, कुछ कुछ विलेज में अभी भी नहीं पहुंचा, बट वहाँ भी ट्राई किया जा रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी पहुंच जाए। एनर्जी में क्या बोल सकते हैं आप, जैसे कि जो एलपीजी है, सिलेंडर है, सौभाग्य स्कीम है, ये सब क्या है, ये सब एक तरीके से आप इंफ्रास्ट्रक्चर ही तो है, ये आप वैसा क्रिएट कर रहे हो। एनर्जी में आप क्या बोल सकते हैं, एनर्जी में आप ये भी बोल सकते हैं जैसे कि जो आप जो मैं आपको बता दिया इलेक्ट्रिसिटी। पोर्ट्स में क्या हो गया, जैसे कि अगर ये इंडिया है, मैं रफ मैप बना रहा हूँ, तो ये पोर्ट को अगर आपने डेवलपमेंट किया, यहाँ पर पोर्ट है, यहाँ पर पोर्ट बना आपने डेवलपमेंट किया, पोर्ट डेवलपमेंट किया, ठीक है, सागरमाला प्रोजेक्ट से आपने इन सब चीज़ों को, तो उससे क्या होगा कि उससे एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा क्रिएट होगा। आपने रोड आपने बिल्ड किया, एयरपोर्ट आपने बिल्ड किया, रेलवेज को आपने काफ़ी बेहतर बनाया। सपोज करिए कि आप अगर दिल्ली से अगर आप बिहार जा रहे हैं तो आपको 24 आवर लग रहा है, आपने काफ़ी बेहतर बना दिया। अब भाई अब क्या हो रहा है, अब 18 घंटे की जगह पे अब वो सिर्फ 12 घंटा ही लग रहा है, फिर 13 घंटा ही लग रहा है। इससे क्या होगा, इससे टाइम बच रहा है। ये सब क्या है, ये सब एक तरीका से ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा तो बहुत सारी चीज़ों की प्रॉब्लम ऑलरेडी रिजॉल्व हो जाएगी। आप देखते होंगे कि स्कूल वगैरह में क्या होता है, गर्ल्स वगैरह स्कूल छोड़ देती है अर्ली एज में। क्यों, उसका एक रीज़न ये भी है कि वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो टॉयलेट है वो नहीं होता है, ठीक है, फिर जो सेपरेट टॉयलेट है वो नहीं होता है, तो ये एक प्रॉब्लम है। बट लेकिन ऑन द लार्जर पर्सपेक्टिव में अभी इस सब चीज़ों को रिजॉल्व किया जा रहा है। तो ये सब इशू है, ये सब अभी आपको समझना है जब आप इस प्रिपरेशन में है, तो ताकि आपको ये सब इशू आपको जाके ऑन फील्ड में आपको रिजॉल्व करना है। ये सारी चीज़ें इन्वेस्टमेंट मॉडल, आखिर हम कौन कौन सा इन्वेस्टमेंट मॉडल को हम लोग फॉलो करते हैं, ठीक है। इन्वेस्टमेंट मॉडल्स, ठीक है, और क्या है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट्स एंड देयर एप्लीकेशन एंड इफेक्ट्स इन एवरीडे लाइफ। तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, साइंस और टेक्नोलॉजी का क्या इम्पैक्ट है, और साइंस और टेक्नोलॉजी में क्या डेवलपमेंट हुआ है, और उसके वजह से और उसका जो एप्लीकेशन है उससे क्या इफेक्ट हुआ है हमारी लाइफ में। जैसे कि आप देखते होंगे कि बहुत सारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसा एप्लीकेशन आ गया है कि आपने उसमें बता दिया कि जैसे कि कुछ था एक पर्टिकुलर सैमसंग का या फिर अमेजन का एलाइजा, कुछ उसमें आपने जो आपने सेट कर दिया तो वो कूलर को ऑन कर दे रहा है, फिर फ्रिज को ऑन कर दे रहा है, और वो क्या कर रहा है, वो अलार्म लगा दे रहा है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का वो डेवलपमेंट हुआ है और उसका एप्लीकेशन हुआ है। उसके बाद हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है। आज के डेट में आप देखते होंगे कि मेट्रो है, आपने उसमें कार्ड स्विप किया, ईजिली वो रिकग्नाइज कर ले रहा है, लिफ्ट है, ये सब क्या है, ये सब साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ है, और उसके वजह से एप्लीकेशन और उसकी वजह से हमारी जो लाइफ है वो इम्पैक्टेड हुई है। जैसे कि कंप्यूटर है, ये सब क्या है, ये भी एक तरीके से साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हुआ है। आज जैसे कि जो सैटेलाइट वगैरह है, तो ये सब चीज़ें साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ और उसका एप्लीकेशन हुआ, उसकी वजह से हमारी लाइफ में इम्पैक्टेड हुई है बहुत ज़्यादा, ठीक है। अचीवमेंट ऑफ द इंडियन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडिजिनाइजेशन ऑफ द टेक्नोलॉजी एंड द डेवलपिंग न्यू टेक्नोलॉजी। जैसे कि इसरो ने क्या क्या काम किया है, ठीक है। अचीवमेंट ऑफ द इंडियंस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आखिर क्या क्या इंडियंस का जो अचीवमेंट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। तो इंडिजिनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डेवलपिंग द न्यू टेक्नोलॉजी, जो हमने खुद से जो डेवलप कर रहे हैं बहुत सारी टेक्नोलॉजी, वो कैसे कैसे वर्क है, इसमें आपको वही पढ़ना है बेसिकली, ठीक है ना। जो इसरो है वो काफ़ी वर्क किया है इन सब चीज़ों पर, ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। अवेयरनेस इन द फील्ड ऑफ आईटी, स्पेस, कंप्यूटर्स, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड इशूज रिलेटिंग टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। तो ये सारी चीज़ों को आपको पता होना चाहिए कि आपको स्पेस में क्या चल रहा है, अभी कौन कौन सा प्रोग्राम इसरो का है, कंप्यूटर में अभी हमने क्या क्या कर रहे हैं, सुपर कंप्यूटर कैसे वर्क करता है, रोबोट्स का क्या रोल्स है। आप मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में कि रोबोटिक्स के आने की वजह से 5 पॉजिटिव और 5 नेगेटिव ह्यूमन पे क्या क्या पड़ सकता है। नैनो टेक्नोलॉजी क्या होता है, उससे कैसे ह्यूमन को हेल्प मिला है। बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है, नैनो टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी में क्या अंतर है, उसके से इशू क्या क्या हो रहा है, ठीक है। इन सब चीज़ों की वजह से सपोज करिए कि स्पेस में बहुत ज़्यादा हो रहा है, स्पेस डेब्रिस हो जा रहा है। रोबोटिक्स में ऐसा कहा जा रहा है कि अगर लगातार रोबोटिक्स अगर बढ़ता रहा, तो जैसे कि रोबोट मूवी अगर आपने देखा होगा,
उसमें वो सब कुछ को वो कंट्रोल करने लग जाता है रोबोट। तो ऐसा इशू भी हो सकता है फ्यूचर में, ठीक है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में क्या क्या इशू है, ठीक है। ये आपको हो गया साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। अब यहाँ से आ रहा आपको इन्वायरमेंट, कंजर्वेशन, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एंड डिग्रेडेशन, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। कंजर्वेशन के लिए हमने कौन कौन सा प्रोग्राम हमने स्टार्टिंग किया है, जैसे कि टाइगर को प्रोटेक्ट करने के लिए, टाइगर को प्रोजेक्ट करने के लिए हमने प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया 1973 में, और हमने एलिफेंट को करने के लिए 1992 में एलिफेंट प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया। हमने ऐसे बहुत सारे हमने कंजर्वेशन करने के लिए हमने जो मेरीन स्पीसीज़ है और जो लैंड पर भी हमने उसको बहुत ज़्यादा वर्क किया है, ठीक है। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन कैसे हो रहा है, वो कैसे वो चीज़ों को वो ख़त्म कर रहा है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हमें जानना पड़ेगा, ठीक है। डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है। डिजास्टर मतलब क्या हो, सपोज करिए कि कहीं पर अर्थक्वेक आ गया, अर्थक्वेक क्या है, डिजास्टर है, आप उसको कैसे मैनेज करेंगे। वहाँ पर जो लोग जो ट्रैप हो चुके हैं, या फिर सुनामी आ गई, या फिर साइक्लोन आ गया, तो वो सब एक डिजास्टर है। तो आप इसको कैसे प्रिपेयर करेंगे डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट को। तो आप इसके लिए कुछ नहीं, आप ये ऑब्जर्वेशन की चीज़ें हैं, आप इसको ऑब्जर्व करिए खुद से। आप इसको डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट लिखिए आप क्रोम पे, आप उसके आगे आप यूपीसी डाल दीजिए, तो आपको इसका कोई ना कोई कोचिंग का आपका नोट्स मिल जाएगा। वहाँ से उसको आप उस पर्टिकुलर टॉपिक को आप खुद से आप उसका नोट्स तैयार कर लें, ठीक है। NDRF का आप गाइडलाइंस भी पढ़ सकते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। सेकंड ARC में सब चीज़ बहुत ज़्यादा है। लिंकेज बिटवीन डेवलपमेंट एंड स्पीड ऑफ एक्सट्रीमिज्म, कैसे लिंकेज है डेवलपमेंट का स्पीड ऑफ एक्सट्रीमिज्म से। आखिर सपोज करिए कि कहीं पर डेवलपमेंट हुआ, तो फिर भी वहाँ पर आखिर एक्सट्रीमिज्म आखिर कैसे बढ़ रहा है, ठीक है। नक्सलिज्म, ये सब चीज़ आखिर कैसे स्प्रेड हो रहा है, ठीक है। डेवलपमेंट हो रहा है लेकिन उसके बावजूद ही मतलब वहाँ पर चीज़ें ज़्यादा वर्क नहीं कर पा रही है, ठीक है। लिंकेज कैसे है बिटवीन डेवलपमेंट एंड स्पीड ऑफ एक्सट्रीमिज्म, इस पर भी आपका नोट्स आपको तैयार होना चाहिए। ये सारी चीज़ें मैं आपको अभी बेसिक है, जिससे मैं आपको छोटी छोटी बता रहा हूँ, लेकिन आपको इस पर डिटेल आपका नोट्स आपका होना चाहिए। रोल ऑफ एक्सटर्नल स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स इन क्रिएटिंग द चैलेंज इन द इंटरनल सिक्योरिटी। जो एक्सटर्नल स्टेट है और नॉन स्टेट एक्टर्स, उसका क्या, वो कैसे चैलेंज कर रहा है इंटरनल सिक्योरिटी में इंडिया में, ठीक है। चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी थ्रू द कम्युनिकेशन नेटवर्क, रोल ऑफ मीडिया एंड सोशल नेटवर्किंग साइट्स इन द इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस, बेसिक्स ऑफ द साइबर सिक्योरिटी, मनी लॉन्ड्रिंग एंड इट्स प्रिवेंशन। आखिर इसके वजह से मतलब क्या क्या चीज़ें प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी थ्रू द कम्युनिकेशन नेटवर्क, रोल ऑफ मीडिया एंड सोशल नेटवर्किंग साइट्स इन द इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस, बेसिक्स ऑफ द साइबर सिक्योरिटी, मनी लॉन्ड्रिंग एंड द इट्स प्रिवेंशन। सिक्योरिटी चैलेंजेस एंड देयर मैनेजमेंट इन बॉर्डर एरियाज, जैसे कि जो बॉर्डर एरियाज है हम कैसे सिक्योरिटी चैलेंज हम मैनेज कर रहे हैं। जैसे जो गालवान वैली में जो चाइना और इंडिया में जो फाइट हुआ स्मॉल लेवल पर, उसको हम आखिर कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, क्या क्या हमारा सिक्योरिटी चैलेंजेस है, नॉर्थ ईस्ट में कैसे सिक्योरिटी चैलेंज हमारा है। लिंकेज ऑफ द ऑर्गेनाइज क्राइम विद टेररिज्म, आपको ऑर्गेनाइज क्राइम को कैसे आपको लिंक करना है टेररिज्म से। तो ये सब चीज़ें मतलब ईजी हैं, जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। वेरियस सिक्योरिटी फोर्सेज एंड एजेंसीज एंड देयर मैंडेट्स, उसका क्या क्या काम है, BSF है और क्या इंडियन तिब्बतियन फोर्स है। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि वो कैसे कैसे वेरियस जो सिक्योरिटी फोर्स आकर वो कैसे और जो एजेंसीज़ हैं वो कैसे कैसे वर्क कर रही है, BSF कैसे काम कर रही है, CISF कैसे काम कर रही है। ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, कौन सा फोर्स कहाँ पर वर्क कर रही है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप इसका नोट्स बनाएं अच्छे से और इसको लिखें अपने डायरी में, मतलब अपने कॉपी में, और उसको बार बार इसको रिवाइज करें, ठीक है। इन सारे टॉपिक को आप क्रोम पे डालेंगे, सामने डालिए UPSC, तो कोई भी आपको नोट्स मिल जाएगा, उससे आप लिख करके PDF मिल जाए, PDF पढ़ लीजिए, आपको जैसे आपको बेटर लगे आप वो कर लीजिए। तो ये था पेपर 3 का सिलेबस का पूरा एक्सप्लेनेशन। मैं फर्दर पेपर 4 को मैं एक्सप्लेन करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इस वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक और शेयर कर सकते हैं। अगर आपको कुछ लग रहा है कुछ इसमें कमी है, कुछ अगर और भी बेटरमेंट किया जा सकता है, डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर दें। मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको इम्प्रूव करने का डेफिनेटली कोशिश करूँगा, क्योंकि मेरा भी ये जस्ट एज ए स्टार्टिंग में भी किया हूँ इस फील्ड में। तो हो सकता है मैं बहुत चीज़ों को, मैं तो अपनी ओर से बहुत बेटर करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट स्टिल कुछ अगर रह जा रहा हो कमी तो आप मुझे वो बताएं कमेंट सेक्शन में, मैं उसको डेफिनेटली मैं उसको इम्प्रूव करूँगा। सो ओके, टेक केयर, बाय बाय।